जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा एक पूरा का पूरा सीरीज चल रहा था, जिसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो और अपलोड किया था। जो विद्यार्थी पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा बाबू। उसमें हम लोग वीवीआई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को किए थे। आज भी हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। एक बात हम आपको पहले ही बता दें, भले ही इसमें लिखा हुआ ना हो, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। और आप सबको पता होना चाहिए कि अभी का समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना जरूरी है, काहे कि इसी से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये जो हम करा रहे हैं ना, से जिसके बाद आपको किताब विताब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। पूरा किताब का निचोड़ है ये 100 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से 100% आने का चांस है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाता है। हम आपको हमेशा से बताए हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिखने विखने पे समय बर्बाद मत कीजिए, सीधा पीडीएफ से रिवाइज कीजिए जी। चलिए, तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके थे। एक क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर इंक्लूड नहीं हुआ था, तो 31 नंबर से क्वेश्चन है। हो ची मिन मार्ग क्या है? तो देखिए, हो ची मिन मार्ग क्या है ना बाबू, हो ची मिन मार्ग हनोई से शुरू होता है। हनोई जगह का नाम है, ठीक है। हनोई से शुरू होता है और वियतनाम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? वियतनाम तक जाता है। अब बीच में दो जगह और पड़ता है। एक जगह पड़ता है लाओस, एक जगह क्या पड़ता है? लाओस। और एक और जगह पड़ता है, उसका नाम है कंबोडिया, ठीक है। तो यहीं से इसका परिभाषा हम लोग बना दिए। हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस तथा कंबोडिया की सीमा से होता हुआ वियतनाम तक जाता था। कहाँ से? हनोई से शुरू होता था, लाओस और कंबोडिया बीच में पड़ता था, और जाता कहाँ तक था? तो जाता वियतनाम तक था, ठीक है जी। इस मार्ग से अनेक कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। अब आप ही देखते होंगे एनएच वगैरह सब जो होता है, उससे ढेरी ढेरी जो है कच्चा सड़क सब जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे इससे भी ढेरी सड़क सब जुड़ा हुआ था। और होता क्या था कि अमेरिका इस रास्ता पर बहुत बार बम गिरा चुका है। क्यों गिरा चुका है? क्योंकि देखिए बताते हैं, वियतनाम वगैरह से जो है ना अमेरिका का दुश्मनी चल रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ई जो है ना, इसी से इसको खाना पीना जितना भी जरूरी चीज था, व्यापार इसी मार्ग से होता था। अमेरिका सोचता था कि इस पे एरोप्लेन से बम उम गिरा देंगे, रास्ता बर्बाद कर देंगे, तो वियतनाम का व्यापार रुक जाएगा, कमजोर होने लगेगा। ई बम गिराता था तो ब्लास्ट होता था, तो रोड खराब होता था, लेकिन वियतनाम का लोग इसका तुरंत मरम्मत करवा लेता था, ठीक है। अमेरिका ने इस पर कई बार बमबारी की, पर वियतनामी इसका तुरंत मरम्मत करवा लेते थे, तुरंत इसका रिपेयरिंग हो जाता था। तो आशा है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है आपको समझ में आया होगा। एक रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता होता है। कहाँ से शुरू होता है? तो लाओस से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? वियतनाम तक जाता है। और दूगो कौन कौन जगह पड़ता है? कंबोडिया और सॉरी, हनोई से शुरू होता है, लाओस कंबोडिया से होता हुआ वियतनाम तक जाता है। इस मार्ग से ढेरी कच्चा पक्का सड़क निकला हुआ है। वियतनाम का जीवन रेखा एक तरह से समझ लीजिए, इसी से व्यापार होता है। तो अमेरिका इस पर बहुत बड़ा बमबारी भी कर चुका है, लेकिन वियतनाम को जरूरी होता है, इसी कारण इसका तुरंत तुरंत मरम्मत वो करवाना पड़ता है उसको। अगला है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा छोटा छोटा परिभाषा है। रॉलेट एक्ट क्या था? आपको पता होगा कि ये अंग्रेज एक कानून बनाया था, वही कानून था रॉलेट एक्ट। जिसमें होता क्या था कि भारत का लोग को सिर्फ शक का दायरा में, कोई अपील कोई दलील नहीं, सिर्फ शक हुआ भैया, हाँ कि ये देशद्रोही है, क्रांतिकारी है, इसको उठा लो चुपचाप जेल में डाल दो, किसी को खबरों नहीं लगता था, ठीक है। तो शक के दायरे में पकड़ करके और निश्चित समय के लिए, उसका निश्चित समय नहीं होता था, उसको कारावास में डाल दिया जाता था। इसको रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून भी कहते हैं, यही चीज लिखा हुआ है। चलिए, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसमें किसी भी भारतीय को केवल शक के दायरे में पकड़कर और निश्चित समय के लिए कारावास में डाल दिया जाता था। और निश्चित मतलब कोई निश्चित समय नहीं है कि 2 साल के लिए हुआ, 3 साल के लिए हुआ, कोर्ट वगैरह जाएगा तब तो उसका सजा तय होगा, लेकिन वहां जाने का बातें नहीं है। पकड़ा जेल में डाल दिया, पकड़ा जेल में डाल दिया, ठीक है। इस तरह से होता था। तो इसी कारण इसको काला कानून भी बोलते हैं। इसका सुनवाई उनवाई कुछ नहीं होता था, तो काला कानून बोला जाता है इसको। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता क्या है? देखिए, गांधी इरविन समझौता बोले या दिल्ली समझौता बोले, बात एक की है। देखिए, हुआ क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था गांधी जी का, और उस सफलता की ओर बढ़ने लगा था, उसको देख करके अंग्रेज जो है घबरा गया था। तो क्या किया, अंग्रेज सोचा कि गांधी जी के साथ में समझौता कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमको कम हानि होगा। अंग्रेज अंग्रेज और गांधी जी के बीच में हुआ समझौता।
अब अंग्रेज का जो था वायसराय को जो भी हो, कौन था, तो अंग्रेज का जो अंग्रेज तरफ से समझौता किया था उसका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। इधर किया था गांधी जी। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। अब एक तो हो गया गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता काहे बोलते हैं? काहे कि जो समझौता हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। समझ गए दोनों कारण? गांधी इरविन समझौता क्यों बोला जाता है? काहे कि अंग्रेज की तरफ से गांधी इरविन जी आए थे और गांधी जी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता। और दिल्ली में हुआ था ये समझौता, इसी कारण इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए। समझौता करना पड़ा। यह समझौता गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसी कारण इसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं, कहते हैं। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इस टाइप का गोल टेबल होता है, सब जगह चेयर लगा होता है, इसी पे सम्मेलन होता है, बातचीत होता है, तो इसी को बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता क्या है, सब चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? पढ़ते हैं एक बार। मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन से संबंधित था। देखिए, हुआ क्या था कि मजदूर सब जब आंदोलन करता था, आप सब फिल्म सब में भी देखे होंगे कि नेता सब क्या करता है, अपना आदमी उसमें बैठा देता है, अब बोलता है पत्थर मारने के लिए उधर से पुलिस को पत्थर लगता है, तो पुलिस क्या करता है? लाठीचार्ज करता है, तो आंदोलन खत्म हो जाता है, आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही मूवी में भी होता है ना। यही चीज यहाँ भी हुआ। सबसे पहले अंग्रेजी ही सब काम करता था। देखिए, हुआ क्या कि संबंधित था, मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से दो अंग्रेज भी थे। अंग्रेज भी था बीच में घुसा हुआ, वही पत्थर वत्थर मारा होगा, और सब मिला के 31 को धर लिया। इन्हें मेरठ लाकर 4 वर्ष तक इन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा देशद्रोह पर चलाया गया था। देखिए, यही षड्यंत्र रचा। क्या रचा? मेरठ में षड्यंत्र रचा ना अंग्रेज, सब षड्यंत्र ही तो है कि उधर से मारना है, पत्थर हम लेके चले जाएंगे, षड्यंत्र ही तो है। तो फिर उसको क्या किया? 4 साल ले गया, कहाँ ले गया? मेरठ ले गया, 4 साल तक मुकदमा चला। अतः यह अंग्रेज द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था, जिसको मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। मेरठ षड्यंत्र क्या था? अंग्रेज द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। उसमें क्या हुआ था? तो 31 मजदूर को पकड़ लिया गया था, उसमें से दो अंग्रेज भी था। सबको 4 साल तक मेरठ में लाकर उस पर 4 साल तक मुकदमे चलाते रह गया। ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, इसी को मेरठ षड्यंत्र कहते हैं जी। चलिए, अगला है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यही बताना है। देखिए, औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा नहीं होकर के मशीन के द्वारा होता है। औद्योगिकरण में जो वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु बनता है, वो कैसे बनता है? आदमी के श्रम के द्वारा, मतलब आदमी के मेहनत के द्वारा नहीं बनता है। क्या चीज के द्वारा बनता है? तो उद्योग के द्वारा बनता है। उद्योग में क्या होता है? तो मशीन। वही लिखा गया है, औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव ना करके वस्तु का उत्पादन मशीनों द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। औद्योगिकरण में वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अब बताइए, जहां आदमी था, आदमी तो कम कम वस्तु बना पाएगा, हाथ से बनाना है उसको। यही चीज मशीन जल्दी भी बन जाएगा, जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बनेगा उसी समय में। इसी कारण इसे बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। अब ज्यादा वस्तु बनेगा तो बाजार भी ज्यादा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो बड़ा बाजार का भी आवश्यकता हुआ इसका। अगला है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण हुआ मतलब जब उद्योग लगा, तो इससे आदमी का आजीविका कैसे प्रभावित हुआ? मजदूर को क्या चीज का दुविधा हुआ? अच्छा प्रभाव हुआ मजदूर के लिए कि खराब काम हुआ? अच्छा काम हुआ तो कैसे हुआ, खराब काम हुआ तो कैसे हुआ, यही बताना है आपको। देखिए, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। अच्छा इफेक्ट इसका नहीं पड़ा, मजदूरों की आजीविका पर बुरा इफेक्ट पड़ा। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम कल के वीडियो में भी बात किए थे, आज की वीडियो में भी बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए उद्योग लग गया। अब उद्योग लगेगा तो वस्तु ज्यादा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? वस्तु तो ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका वस्तु ज्यादा होगा तो इसका कीमत कम होगा। आप ही देखते होंगे, जब आम का सीजन रहता है तो आम का कीमत कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे सीजन नहीं रहता तो आम का मतलब जब सामान ज्यादा होगा तो उसका कीमत कम हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए, आदमी एक दिन में बनाता है मान लीजिए एक कपड़ा। ठीक है। और मशीन इसी दिन बना दिया 10 कपड़ा। अब आप ही बताइए बाबू, ये जो 10 कपड़ा बना है, ये मशीन बेचेगा
सस्ता में। और आदमी को एक के दिन में पैसा भी तो चाहिए, पैसा भी कमाना है, उसका पूरा एक दिन लगा है। एक कपड़ा को बेचेगा महंगा में। आदमी किसको खरीदना चाहेगा? आदमी सस्ता वाला को खरीदना चाहेगा, महंगा वाला को नहीं खरीदना चाहेगा। सस्ता वाला मशीन से बना हुआ कपड़ा खरीदेगा। पहला तो बात ये हो गया। दूसरा बात देखिए, अब पहले जो आदमी काम करता था, इसकी वजह से क्या होगा? आदमी काम को छोड़ देगा, कपड़ा बनाना छोड़ देगा, तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आदमी बेरोजगार हो जाएगा, काहे कि उद्योग आ गया है, अब सब काम मशीनें कर रहा है, आदमी का कोई जरूरी नहीं है। आदमी हो गया बेरोजगार, अब आदमी दूसरा काम करेगा। दूसरा काम में क्या करेगा? तो खेती करेगा, ये सब करेगा। तो उसको पैसा आमदनी सब कम हुआ कि नहीं हुआ? बस यही लिखना था कि बुरी तरह प्रभावित किया, इसने मजदूरों के जीवन को नरक बना दिया। औद्योगिकरण के कारण मजदूर अपने कुटीर उद्योग की ओर वापस नहीं आ सकते। तो वही बोले, अपना जो उद्योग चलाता था, कपड़ा उद्योग, छोटा छोटा अगरबत्ती उद्योग, ये सब जो छोटा छोटा उद्योग था, खिलौना उद्योग, अब तो वो उधर मजदूर का कोई काम नहीं है, सब काम मशीन कर रहा है। मजदूर बेघर हो गया। कुछ को कारखानों में नौकरी मिलती तो उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता। कुछ कारखाना में काम करने चला भी जाता तो बहुत कष्ट में होता। उसका खाने पीने रहने की सुविधा, रहने की व्यवस्था नहीं थी, सब व्यवस्था भी नहीं था, तो मजदूर का जीवन काफी बुरा तरह प्रभावित हुआ औद्योगिकरण से, उद्योग आने से। ठीक है, चलिए। अगला है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? स्लम पद्धति क्या होता है? तो देखिए, अब जैसे कोई आदमी को बाहर गया कारखाना में काम करने के लिए, ठीक है, चलिए। आदमी गया कहाँ? कारखाना में काम करने के लिए गया। अब हुआ क्या? आदमी तो कारखाना में चला गया, लेकिन कारखाना रहने का सुविधा थोड़ी देगा। रहने का सुविधा तो कारखाना नहीं देगा। कारखाना में आप काम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन रहने का सुविधा आपको कारखाना नहीं देगा। इसके लिए क्या करता था लोग, सब बड़ा बड़ा कारखाना सबसे निकल करके जब काम किया हो जाता था, तो रात का समय में ग्राउंड वगैरह सब में छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी बना करके रहता था। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी बना कर रहता था, तो यही रहने वाला घर को बोलते थे स्लम। ठीक है, और इस जब रहने लगा तो यही व्यवस्था को बोलते हैं स्लम पद्धति बोलते हैं। चलिए समझते हैं। औद्योगिकरण के कारण जब मजदूर कारखानों में काम करने जाते थे, तो उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उन्हें कारखानों के बगल में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना करके रहना पड़ता था। मजदूरों के रहने की इस प्रकार की पद्धति को स्लम पद्धति कहते हैं। इस तरह से जो घर बना बना करके मजदूर रहता था, इसी पद्धति को हम लोग स्लम पद्धति के नाम से जानते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो औद्योगिकरण से हुई। उद्योग बनने लगा तभी तो ये शुरुआत हुआ ना बाबू। चलिए, अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? इसका क्या उद्देश्य था? न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून क्यों पारित हुआ था? पहले होता क्या था कि काम ज्यादा करवाया जाता था मजदूर से, और उसका जो मजदूरी होता था, मजदूरी वो कम दिया जाता था, जिसकी वजह से मजदूर का शोषण हो रहा था। तो इसीलिए जो है मजदूर के लिए, मजदूर सब के लिए एक कानून बनाया गया। उसमें काम करने का घंटा निश्चित किया गया कि इतना देर काम करेगा, इतना देर आराम करेगा, इतना आपको आमदनी मिलेगा, इतना आपको पैसा मिलेगा। तो तो मजदूर का शोषण न हो, इसीलिए जो है न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। ठीक है, चलिए। कब लाया गया था? 1948 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाए, तथा उनके काम करने के समय को कम तथा निश्चित कर दिया जाए। पहले ज्यादा देर खटवा ले, पैसा कम दे, लेकिन जब ये कानून बना, काम करने का घंटा भी निश्चित हुआ, समय भी कम हुआ, और कार्य के अनुसार उसको मजदूरी भी मिला। ठीक है, तो इतना कम हुआ था न्यूनतम मजदूरी कानून, इसीलिए लाया गया था। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो देखिए, भारतवासियों के बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े रॉलेट एक्ट के बारे में। अंधा कानून था, बिना अपील बिना दलील के चुपचाप आदमी को उठाया, उसको अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने दो नेता, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। भारत का मतलब नेता थे, मतलब हमारे देश के दो गो, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इन दोनों को अंग्रेज ने इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था, और इसको बंद कर दिया गया था। तो हुआ क्या? आदमी सब इकट्ठा हुआ, आदमी सब सोचा कि इसको छुड़ाना चाहिए, नेता है तो नेता को तो बचाएगा ना, उसको छुड़ाना चाहिए। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी कि कैसे करके उसको छुड़ाया जाए। ठीक है, उसमें हुआ क्या था, जालियांवाला बाग में एक मेला लगा हुआ था, वहीं पे ये लोग सोचा कि कानो कान खबरों ने होगा, किसी को जो है सभा बुला लिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को सभा चल रही थी, तभी वहां डायट आ पहुंचा, जनरल डायट वहां पे तभी आ गया।
और उसने चारों तरफ से गोली चलानी शुरू कर दी। इसमें लगभग 1000 लोग से ज्यादा लोग मारा गया था, लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारा गया था। स्पष्ट है कि जालियांवाला बाग में हो रहे सभा को खत्म करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग में हत्याकांड क्यों हुआ था? तो वो जो सभा चल रहा था उसको खत्म करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है जी, चलिए समझ गए क्वेश्चन जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। ये सब भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, वैसे हम कराई देंगे सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन नामे से लगता होगा चिपको। अरे भैया चिपको मतलब चिपक जाना, तो इस यही आंदोलन में कुछ होगा, चलिए समझते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। चिपको आंदोलन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, किससे संबंधित है तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। यह आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। आंदोलन कहाँ चला था बाबू? यह आंदोलन चला था आपका उत्तराखंड में चला था। जब ठेकेदार लोग तेजी से वृक्ष की कटाई करते थे तो लोग वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। पेड़ से चिपकने के कारण इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या होता था कि जब ठेकेदार सब जो मतलब देखिए, हुआ क्या था कि जैसे रेलगाड़ी बन रहा था, पहले के समय में रेलगाड़ी भी तो बना है, पटरी बिछ रहा था तो उसमें बीच बीच में लकड़ी देखे होंगे, वो सब जब निर्माण हो रहा था तो बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ी चाहिए उसके लिए, तो पेड़ का कटाई हो रहा था। पेड़ का कटाई का ठेका मिलता था, इसी जो ठेका लेता था उसको ठेकेदार बोलते थे। तो होता क्या था कि जो आदमी ठेका लेता था वो आता था मशीन वशीन लेकर के पेड़ को काटने के लिए। अब पेड़ काटने के लिए आया तो वहां का जो लोग होता था उसको पेड़ से लकड़ी प्राप्त होता था, छाया प्राप्त होता था, बहुत प्रकार का फायदा होता था पेड़ से, फल। आदमी जो है इसको पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट करके चिपक जाता था, ठीक है, कि पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटना। पेड़ से चिपका ना, इसी कारण इसको क्या बोल दिया, इसका नाम रख दिया चिपको आंदोलन। क्या नाम रख दिया बाबू? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो यही था चिपको आंदोलन। आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए, 10 ही क्वेश्चन हम जैसा कि बोले हैं आपको कि डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन सोशल साइंस के करेंगे। आज भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, हम फिर बता रहे हैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और क्यूज भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन घर जाइएगा, घर जाके रिवाइज कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन कराए बाबू सारा का सारा पूछा जाता है, बिल्कुल सीरियसली बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।